हेलो फ्रेंड्स, द डायरी ऑफ यंग गर्ल चैप्टर 2 शुरू करते हैं। 1 जुलाई 1942। क्योंकि यहूदियों के लिए कारों का यूज़ करना मना था, इसलिए वो जहाँ पर भी जाते थे चल के पैदल जाते थे। जून 1942 को जब एनी साइकिल स्टैंड से पास से गुजरी तो उसने अपने दोस्त विल्मस के दूर के कज़िन ब्रदर हेलो सिल्बरबर्ग को वहाँ खड़ा हुआ देखा। एनी को थोड़ा सरप्राइज़ लगा, लेकिन उसने सोचा कि चलो ठीक है। उसे ठीक से पता नहीं था कि हेलो एक्चुअली क्या चाहता था। फिर भी वो स्कूल तक दोनों साथ में चल कर गए और ये स्कूल तक साथ में जाना ऐसे ही जारी रहा कई दिनों तक। रास्ते में हेलो ने एनी को अपने बारे में बताया कि वो गोल्सन कर्चिन से आया था और अपने दादा दादी के साथ वो रहता था। उसके माता पिता बेल्जियम में। उसकी एक उर्सुला एक लड़की का नाम है। वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, लेकिन बाद में उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बाद में उसे पसंद नहीं करता था। हेलो ने एनी को बताया कि उसकी दादी चाहती थी कि वो उर्सुला से मिले, एनी से ना मिले। लेकिन एनी को एहसास हो गया था कि हेलो उसे बहुत प्यार करता है, उर्सुला से नहीं। मार्गेट और एनी की माँ भी हेलो को पसंद करने लगे। इससे एनी को बहुत अच्छा लगा कि हालांकि वो अपने दिल में एनी ही चाहती थी कि वो हेलो से प्यार नहीं करती, वो पीटर से प्यार करती। हेलो केवल एक अच्छा दोस्त था। फिर उसकी माँ कहती थी कि शादी तो तुम करो तो सिर्फ हेलो से करो। 5 जुलाई 1942 देख लेते हैं। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने वाले थे। यानी कि माँ को एग्ज़ाम के रिजल्ट मिलने के बाद एनी ने सोचा, उसे एहसास हुआ कि उसके फादर की बात को लेकर एनी बहुत ही डिप्रेस रहती थी, बहुत ही चिंतित थी। जब उसने अपने फादर से पूछा तो उन्हें बताया कि अब हमें छिपना पड़ेगा, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने कपड़े, खाना, थोड़ा फर्नीचर दूसरे किसी व्यक्तियों के घर पे भेज दिया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जर्मनवासी उन्हें उसके सामान को ज़ब्त कर ले, और ना ही वो उन्हें खुद उनकी चुंगल में फंसना चाहते थे। उस टाइम पे एनी बहुत ही डर गई थी, बहुत ही भयभीत थी। 8 जुलाई 1942 मार्गरेट ने एनी को सूचना दी कि उनके फादर के पास एसएस का बुलावा आया है। इस बुलावे के कारण जो भी उन पे जुल्म हो रहे थे और उससे बचने के लिए एक सॉल्यूशन उन्होंने निकाला। दूसरा भयानक झटका उसे तब लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि ये बुलावा ऑटो के लिए नहीं बल्कि मार्गरेट के लिए था। काफ़ी डिस्कशन के बाद ये डिसीजन लिया गया कि उन्हें छिपना होगा और छिप के जाना होगा, और ये प्लान उन्हें 1 महीने पहले ही क्यों ना करना पड़े। मार्गरेट और एनी ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सभी चीज़ें बांध ली, जैसे कि बाल घुंघराने करने का मशीन, रुमाल से लेकर कपड़े तक, स्कूल की बैग, और डोंट फॉरगेट उसकी डायरी भी। मियप एंड जेनगाइस ने वो सारा सामान जिस जगह पे पहुंचाना था उसमें उन्होंने हेल्प की। एंड में 7:30 बजे पूरी फैमिली छिपने के जगह पे जहाँ पे जाना था वहाँ के लिए निकल पड़े। उन्होंने घर को ऐसे तितर बितर ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, ताकि लोगों को लगे कि वो बहुत ही जल्दी में ये घर छोड़ के गए हैं।
9 जुलाई 1942, क्योंकि यहूदियों के लिए तो वाहन, कोई भी कार और ये सब यूज़ करना बहुत ही मनाही था, इसलिए एंड में वो छिपने वाली जो जगह थी जहाँ पे उन्हें छिपना था, वहाँ तक वो तेज़ बरसात में तेज़ बहुत ही बारिश हो रही थी, वहाँ तक वो पैदल ही चलकर चले गए। जहाँ छिपना था वहाँ स्थान, वो जिस जगह पे वो पहुँचे, वहाँ वो ऑटो के ऑफिस की बिल्डिंग में ही था। ऑफिस के कुछ व्यक्ति जैसे कि मिस्टर कूगलर, मिस्टर कॉमन, मेप और बेप, सभी को उन्हें आने की इंफॉर्मेशन पहले ही दे दी गई थी। एंड में वो बिल्डिंग तक पहुंच गए। नीचे की मंजिल पर एक बड़ा ही स्टोर रूम जैसा था, जिसमें आप काम भी कर सकते हो और उसे स्टोर रूम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। वहाँ सीढ़ियाँ थी जो ऑफिस तक ले जाती थी। ऑफिस बड़ा था और बहुत ही लाइट, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ एक किचन भी था जहाँ पर आप देख सकते हो कि पानी गर्म करने का मशीन था, जैसे कि गीज़र जैसा, और 2 गैस के चूल्हे थे। और दूसरी मंजिल पे, सेकंड फ्लोर पे, एक बाथरूम भी था। एक लकड़ी की सीढ़ी थी जो तीसरी मंजिल पर ले जाती थी। उसके दरवाजे में से एक घर के पीछे बने एक खुफिया कमरे तक ले जाता था। उसके पीछे बहुत से दरवाजे थे जो एक रसोई घर जैसे कि किचन, एक बड़े काफ़ी जगह वाले कमरे में और एक बाथरूम तक ले जाते थे। 10 जुलाई 1942 जब वो 263 प्रिंसेस ग्रैंच में पहुंचे, एक बिल्डिंग का नाम है, तब मिएप उन्हें उनके कमरे तक ले गई। वे कमरे तक तो गए, वहाँ बने डिब्बों से भरे घर, वहाँ तक पहुँचाया गया उन्हें। एनी और उसके पिता बहुत से डिब्बों को साफ कर दिया और उसकी रहने लायक जगह बना दी। उन्हें खुफिया कमरा, एक बहुत ही सीक्रेट एक रूम था और एक बहुत ही सफिशिएंट और आरामदायक जगह छिपने के लिए बना दी गई उसे। एनी ने दीवार पर पोस्ट कार्ड, सिनेमा के सितारों की पोस्टर्स, पिक्चर्स, वो सारे चित्र जिससे वो अच्छे दिखाई दे, वो लगा दिए। एनी के फादर और एनी की मदर थोड़े डरे हुए थे, थोड़े चिंतित थे कि वो पर्दे को सील कर दिए जाए जो खिड़कियों पे लगे हुए हैं, और दरवाजे पर भी पर्दे लगा दिए जाए ताकि जो नेबर्स हैं वो उनकी आवाज़ ना सुन सके और उन्हें देख ना सके। उन्होंने जगह को स्ट्रॉबेरी और चेरी के फूलों से भर दिया। उनके पास बहुत सी पढ़ने की चीज़ें भी थी और उन्हें बहुत से गेम्स भी खरीदने का डिसीजन ले लिया। और वो चुप रहे और नीचे की मंजिल पर, नीचे के फ्लोर पर ही लोगों की आवाज़ उन तक ना पहुँचे और लोग भी उनकी आवाज़ ना सुन सके। इस तरह से उन्होंने कुछ प्लान किया। 12 जुलाई 1942 सीक्रेट कमरे में रहना ज़्यादा फैसिलिटी वाला तो नहीं था। सारा दिन आप देखो अंदर के कमरे में बंद ही रहना कुछ ज़्यादा ही बोरिंग था। उस टाइम तक एनी को एहसास हो गया था कि उसकी माँ उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। वो एनी से ज़्यादा मार्गरेट से ज़्यादा प्यार करती थी। हालांकि जब एनी मेहनत करती थी और काम करती थी तो उसकी तारीफ़ करती थी, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर से उसे डांटने लगती थी। लेकिन उसके फादर का बिहेवियर ऐसा नहीं था। वो उसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसी की साइड लेते थे। वो ज़रूरत पड़ने पर एनी को डिफेंड भी करते थे, उसे बचाते थे भी। 14 अगस्त 1942 को फ्रैंक फैमिली ज़िंदगी में एक और बदलाव आया जब उनके साथ वॉन डॉन फैमिली उसके साथ रहने आया। जर्मन वासियों ने उनको भी शायद बुलावा भेज दिया था
तो उनके पास भी फ्रैंक फैमिली की तरह छुपने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब वहाँ 7 लोग थे, फ्रैंक फैमिली, मिसेस वॉन डॉन और उनका बेटा पीटर। वो वॉन डॉन फैमिली से जानना चाहते थे कि घर छोड़ने के बाद क्या क्या हुआ। मिस्टर वॉन डॉन ने कहा कि फ्रैंक फैमिली ने के मकान मालिक मिस्टर गोल्डस्मिथ ने उन्हें बुलाया था और उन्हें फ्रैंक फैमिली मतलब जो एना फ्रैंक की फैमिली ने जो लेटर छोड़ा था वो दिखाया। इसलिए वो उनकी बिल्ली को घर ले आने का प्लान बना रहे थे। सामान हटाते वक्त उन्हें एक लिखने की छोटी सी किताब मिली थी जिस पर मैस्ट्रिच लिखा था, उसका एक पता लिखा था, मैस्ट्रिच का एक पता लिखा था। मिस्टर वॉन्डॉन ने किसी तरह से उन्हें भरोसा दिला दिया कि फ्रैंक फैमिली शायद मैस्ट्रिच चला गया था।